हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस डेटा। आज की 11 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है, अ गाइडिंग फोर्स। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश की गई है जिसको टास्क दिया गया है कि कैसे इस पेंडेमिक से फाइट किया जा सकता है। उसके लिए आप प्लान दो आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी जैसे जिस तरीके से कोविड-19 की जो सेकंड वेव आई है उसके चलते जितना डिवास्टेशन देखने को मिल रहा है, जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें जान माल दोनों का, तो उस चीज़ को आगे फिर से हम कैसे टैकल कर सकते हैं अगर थर्ड वेव या फोर्थ वेव आती है कोविड-19 की। तो उसके लिए ये नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इधर आप देख सकते हो, प्लीज़ डोंट डिनाई। इस आर्टिकल में डेटा डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो फिगर है ना कि कितने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा फैटिलिटी रेट है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का डेटा जो शो कर रहा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि जब डेटा में ही कॉन्स्पिरेसी या फिर आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम एक्चुअल में जो एक कंपेलिंग फोर्स है ना, जो अपील कर रहा है हमसे कि किस लेवल तक हमें पॉलिसी प्लान करने की ज़रूरत है, तो वो प्लान प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। तो डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक बार लास्ट में हम देखेंगे। इसके अलावा नीचे के दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए काम के नहीं है। ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है और ये है असम की पॉलिटिक्स। ये क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है कि विलो की बजाय आप बैम्बू के बैट्स यूज़ करने शुरू करो, लाइक दैट। तो हम किसी को अब केवल 2 आर्टिकल है एडिटोरियल पे। इसके अलावा आइडिया पेज पे हमारे सामने आर्टिकल है द मिडिल ईस्ट रीसेट। इस आर्टिकल को राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है जिसमें हम अफ़गानिस्तान में से अमेरिका का विड्रॉवल, इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन और साथ में देखेंगे मिडिल ईस्ट का जो इक्वेशन बन रहा है अभी वो। तो बेसिकली इस आर्टिकल के साथ में हम मैपिंग भी देखेंगे जिससे कि मिडिल ईस्ट का पूरा मैप हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हो ये पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इधर भी कर्नाटका की पॉलिटिक्स है, बीजेपी, हिंदुत्व, लाइक दैट, वो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे करके एक मैप हो गया, 3 आर्टिकल्स है, देख लेते हैं तीनों को। फर्स्ट आर्टिकल है द मिडिल ईस्ट रीसेट। इस आर्टिकल में हम देखेंगे सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। राजा मंडल, ये पूरा इनका खुद का एक सिनेरियो है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल्स आते रहते हैं इनके, इंडियन एक्सप्रेस में पर्टिकुलरली। तो देखो, अभी हम देखें तो अमेरिकन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से निकलना शुरू कर चुके हैं। यूएसए अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट से निकलता जा रहा है और अब फोकस करेगा इंडो पैसिफिक पे, क्योंकि चाइना लगातार राइज कर रहा है वहाँ पे। तो अभी जो कुछ भी आप देख सकते हो, जो भी छीना झपटी की बात माहौल बना हुआ है ना, अगर वेस्ट की बात करें, स्क्रैम्बल की, तो उसमें कहीं ना कहीं इस रीजन में मिडिल ईस्ट में अब फिर से फॉरेन पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, रीडूइंग होने वाली है। दैट मीन्स छीना झपटी से रीडूइंग की तरफ वो आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अब कहीं ना कहीं कॉपरेशन की बात करने लग गए हैं कंट्रीज़। अगर हम देखें तो यूएसए ने ब्रिटेन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता था, ठीक है। तो यूएसए ने ब्रिटेन को रिप्लेस किया एक मेजर एक्सटर्नल पावर के तौर पे, पर्टिकुलरली किस रीजन में, ग्रेटर मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। अब ग्रेटर मिडिल ईस्ट वाला रीजन कौन सा आ गया? मिडिल ईस्ट में तो नॉर्मली आप देख सकते हो गल्फ कंट्रीज़ को, इनको कंसिडर किया जाता है, बट साथ में आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको और ज्वाइन कर दो तो ऐसे में ये ग्रेटर मिडिल ईस्ट बन जाएगा, राइट। तो ऐसे में लगभग 50 साल पहले यूएस से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा ग्रेटर मिडिल ईस्ट में, लगभग हाफ सेंचुरी पहले। और इस रीजन की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा यूएसए। जैसे कि हमने देखा, चाहे सऊदी अरब के साथ में रिलेशन हो, चाहे इजराइल के साथ में रिलेशन हो, ईरान से दुश्मनी हो, या फिर यूएई के साथ रिलेशन हो, या आप देखोगे पाकिस्तान के साथ में लिंक स्टैब्लिश करके फिर बाद में अफगानिस्तान में एंट्री लेकर के यूएसएसआर को भगाना हो, वो सारी चीज़ों में एक एक मतलब कंट्री के इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में पीछे नहीं रहा था यूएसए। अब ओल्ड कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो यूरोप की बात करें तो यूरोप को रिप्लेस कर दिया अमेरिका ने, और दूसरी 2 रीजनल पावर्स और निकल के आ रही हैं अभी, कौन सी? रशिया और चाइना। देखो, रशिया और चाइना इतना तो ज़्यादा डोमिनेंस नहीं क्रिएट करेंगे कि जैसे यूएसए ने एक डिक्टेटर का काम किया मिडिल ईस्ट में, कि जैसा वो चाह रहा था वैसी एक्टिविटीज़ होने लग गई, उस तरीके से देशों ने बिहेव किया।
बट कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं रशिया और चाइना, अगर यूएसए वहाँ से अपनी डोमिनेंस को कम कर रहा है तो। और उसके अलावा और भी रीजनल पावर्स हैं जो कि अमेरिका के साथ में जिन्होंने अपने अलायंस क्रिएट किए थे, जिसमें आप देख सकते हो सऊदी अरबिया और दूसरा है यूएई। ये दोनों कंट्रीज़ यूएसए के अलाई कंट्रीज़ है, राइट। तो जैसे ही यूएसए विड्रॉ करेगा तो ये दोनों कंट्रीज़ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक ही ये पॉइंट भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका ने जो बैलेंस बनाने की बात की थी, अब बैलेंस भी किस तरीके से कि जो मिडिल ईस्ट में है वहाँ पर आप देखो रिलीजियस बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल के साथ में अरब कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर आप सिया सुन्नी वाला जो मुद्दा है उसको उठा करके देख लो। तो ऐसे में जो डिवीज़न है इस पर्टिकुलर रीजन का वो ये लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो एक बैलेंस बनाने की बात कर रहा था उसमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा, मतलब अमेरिका बैलेंस बनाने के नाम पर इस रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में कमी नहीं छोड़ रहा था। वजह एक तरफ कुछ कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था तो कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट में खड़ा था। तो ऐसे में अब अमेरिका जैसे ही विड्रॉ करेगा तो अब कहीं ना कहीं इस रीजन में जो दूसरी पावर्स हैं, जैसे अभी हमने जो बातचीत की, वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। अब बात आ जाती है इंडिया और पाकिस्तान की। देखो ये दो ऐसी, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा रीजनल पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया और पाकिस्तान का एंगल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान अभी तो चलो ठीक है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, पर पहले हमेशा जब भी पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पे हवा लेनी होती थी तो हमेशा ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ में जाता और उसके पास में अपनी शेकी बनाने की कोशिश की जाती थी पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसे में रीजन की अगर बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट और स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। अब जैसे ही अमेरिका निकलता है तो इन दोनों को भी अपनी जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट के टुवार्ड्स उसको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ को अपनी जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उसको री इमेजिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं देखने वाला है मिडिल ईस्ट का, कि एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो अमेरिका अपने हिसाब से सेट कर रहा है। सिमिलरली इजराइल की बात करें, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो कि ज्यू डोमिनेटेड कंट्री है, यहूदी है, और यहाँ पर आप देखोगे यहूदियों के और इधर दूसरी तरफ जो पैलेस्टीन का इशू है जो हमने पहले ऑलरेडी मैपिंग देख रखी है, आज और देख लेंगे अभी इस आर्टिकल के बाद में, तब आपको समझ में आएगा कि इजराइल जो है वो अरब कंट्रीज़ के साथ में लगातार लड़ाई में फंसा रहा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में यूएसए की वहाँ पे प्रेजेंस कहीं ना कहीं इजराइल को सिक्योरिटी दे रही थी। अब यूएसए विड्रॉ कर रहा है तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इजराइल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, दूसरी जो दूसरी पावर्स हैं जैसे इजराइल के जस्ट पास में सीरिया है ऊपर की तरफ, लेबनान है पास में और ईरान है, तो ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इजराइल के लिए सरदर्दी हैं। तो ऐसे में compete करना उन पावर्स के साथ में, रीजनल पीस को स्टैब्लिश करना कि कैसे भी करके पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके, ऐसे ही डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जबकि अरब कंट्रीज़ क्या है, कहीं ना कहीं मोर और लेस वहाँ पर डोमिनेंस किसकी चल रही है, मोनार्की की चल रही है। ऐसे ही टेररिज्म को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए। तो ये कुछ कंपेलिंग फोर्सेस हैं कि कैसे भी करके अमेरिका की मिलिट्री जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट रहे, मिडिल ईस्ट रीजन में प्रेजेंट रहे। बट अब क्या है, जैसे ही अमेरिका अपनी विड्रॉ कर रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल एकदम ओपन हो जाएगा, ठीक है। इजराइल को अपने इश्यूज को अपने हिसाब से डील करनी पड़ेगी। वो बात ठीक है कि इजराइल के रिलेशन जो हैं अभी सऊदी अरब के साथ में, यूएई के साथ में, बहरीन के साथ में, इनके साथ में अच्छे होने लग गए हैं, तो ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर फिर भी एक बार इजराइल को अपनी सिक्योरिटी खुद से इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मिलिट्री ऑफ अमेरिका की मिलिट्री की प्रेजेंस अब वहाँ पर नहीं रहेगी। इसके अलावा आज अमेरिका ने कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स कितने खर्च कर दिए हैं मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री को भेज करके, तो इसको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका विड्रॉ करना चाहता है। दूसरी वजह क्या है अमेरिका की विड्रॉ करने की, कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का राइज। तो ये दो पॉइंट आप देखोगे, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, जान माल का बहुत लॉस उठाना पड़ा है अमेरिका को, और दूसरा चाइना का राइज। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक पुश कर रही हैं कि भाई बाहर निकल तू यहाँ से। ऐसे ही अमेरिका का मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की बात करें तो देखो रीजनल एक्टर्स जो है ना, जो हमने सऊदी अरब, यूएई, इनकी बात करें, ये कहीं ना कहीं अपनी खुद की पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, क्योंकि अब इनका पेट्रोन जो है वो चेंज होने वाला है। मतलब जो मालिक है
अब यूएसए ना हो करके अब चाइना और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एम्बिशियस टारगेट्स के बेसिस पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीजनल एक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी बोला ईरान, इराक, सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कतर, यूएई, इजराइल, इन कंट्रीज को अब क्या करना पड़ेगा, अपनी खुद का रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो बात ठीक है कि रशिया और चाइना दोनों एम्बिशियस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जल्दबाजी में यूएसए के निकलते ही वहां पर मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दे, क्योंकि पिछले कई दशकों में जो अमेरिका ने किया है वो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा अगर ये दोनों कंट्रीज मिलकर के भी कुछ डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बात क्या हो गई कि कैसे भी करके सीखे और फिर उसके बाद में अप्लाई करे। कौन? रीजनल एक्टर्स भी अपने हिसाब से सोच समझ करके कोलैबोरेशन करें, और दूसरी तरफ अगर रशिया और चाइना भी जल्दबाजी करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। अब बात आ जाती है टर्की के एंगल की। देखो टर्की जो है, जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं रेसिप तैयप अर्दोआन, तो उन्होंने क्या टारगेट किया है कि कैसे भी करके इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप हमारे हाथ में लेंगे, कि हम इस्लाम के लीडर हैं। तो अर्दोआन ने जो कुछ भी किया उसके चलते टर्की की एक तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गई है, और रही सही में कोविड-19 की बीमारी ने मार दिया। दूसरी तरफ आप देखोगे कि इस्लाम का नाम लेकर के टर्की ने सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज के साथ में दुश्मनी मोल ले ली, तो ऐसे में दोनों तरफ से मारा गया ये टर्की। तो अभी क्या है, अर्दोआन ने अपनी तरफ से एक यूं मानो कि ही इज ऑफरिंग एन ऑलिव ब्रांच टू रियाद। रियाद मतलब हो गया कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, और सऊदी अरब को एक ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहा है। दैट मीन्स कि कैसे भी करके एक समझौते क्या स्कोप दिखा रहा है कि भाई हम कैसे भी करके मैटर को सेटल कर लें। तो आप देखोगे एक तो सऊदी अरब के साथ में रिलेशनशिप अच्छे करने की कोशिश कर रहा है टर्की, तो दूसरी तरफ इजिप्ट से भी दुश्मनी मोल ले ली थी, तो वहां पर भी सेटलमेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, ठीक है। तो इजिप्ट में जो इंस्टेबिलिटी थी उसमें क्या था, मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि वहां पर जो इस्लामिक डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रही थी। मतलब जो स्टैब्लिश्ड जो वहां पर कह सकते हो ना, जो भी अभी का रूलिंग है उसको चैलेंज करने में मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कहीं ना कहीं टर्की सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, कि भाई अभी उस टाइम पे वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी टाइप सिस्टम चल रहा है, उसको हटाओ और आप कहो कि कैसे भी करके इस्लामिज्म आप इंस्टॉल करो वहां पे। तो वहां पर इजिप्ट में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी लाने में भी टर्की ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर अभी थोड़ा बहुत इजिप्ट के साथ में भी रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा है टर्की। तो टर्की का एंगल भी यहाँ पे आ गया। इसके अलावा आप देखोगे सऊदी अरब और ईरान दोनों देखो म्यूचुअली कितने हॉस्टाइल है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं बायलैटरल टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए दोनों कंट्रीज अब प्रॉक्सी वॉर्स को भी खत्म करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हो यमन में प्रॉक्सी वॉर में एक तरफ तो हौती रिबेलियंस है, तो दूसरी तरफ वहां की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और हौती रिबेलियंस को कौन सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है ईरान। तो ऐसे में एक तो ये प्रॉक्सी वॉर की बात करो, और दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज के बीच में शिया सुन्नी का जो मुद्दा है वो और चल रहा है कि हाँ, ईरान है वो शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड है और सऊदी अरब है वो सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेटेड है। तो ऐसे में इनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप पर्शियन गल्फ की बात करो, वहां पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं कि कैसे भी करके किस कंट्री की डोमिनेंस रहती है। तो इस टाइम पर क्या हो गया, यूएसए विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे में दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं टेंशंस को कम करना चाह रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स को भी बंद करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की जो गैप है, जो कि गल्फ है, गल्फ कंट्रीज के बीच में, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तरफ सबसे एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि सऊदी अरब जो है वो कतर को जो पहले आइसोलेट कर चुका था, अब उस आइसोलेशन को धीरे धीरे हटा रहा है। 2015, 16 या 17 के लगभग की बात है जब कतर को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि कतर की एक न्यूज़ एजेंसी है अल जजीरा, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कतर की ही है अल जजीरा, उसकी रिपोर्टिंग ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी सऊदी अरब की जो रूलिंग है, वहाँ का जो मोनार्क है उसके लिए। तो ऐसे में कतर को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था सऊदी अरब ने यूएई के साथ मिलके, मोरक्को इनके साथ में, सूडान इनके साथ में मिल करके। बट अब कैसे भी करके आप देखोगे कि अभी सिस्टम जो है ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है जिसमें सऊदी अरब ईरान की टेंशन भी कम हो रही है, और यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इन्होंने मिलकर तो इजराइल के साथ में भी अपने रिलेशनशिप सेटल करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब यूएसए जैसे ही बाहर निकल रहा है तो रीजन में ऑटोमेटिकली अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंट्रीज जो हैं वो अब पीस स्टैब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं। फिर बात आ जाती है इंडिया की। देखो इंडिया हमेशा से
एक ही चीज़ पे एम्फेसिस करता रहा है, जोर लगाता रहा है कि सभी जो कि रीजनल एक्टर्स हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनते रहें। अब आप देखोगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, विंडिकेशन भी बहुत है, सबूत भी बहुत है इसके। टर्की को अगर छोड़ देना, जिसमें टर्की ने क्या, अर्दोआन के टाइम पे, अभी जो वहाँ पे रेसेप तैयप अर्दोआन वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं टर्की इंडिया पर कमेंट करता रहता है कि भाई कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, ऐसे करके। तो ऐसे में इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं। बाकी दूसरी जब रीजनल पावर्स की आप बात करो, चाहे सऊदी अरब की बात करो, चाहे ईरान की बात करो, इराक की बात करो, यूएई, ओमान, इन सभी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। और इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में आगे डेवलप किया है, केवल टर्की को छोड़ दे, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि प्रैग्मेटिक अप्रोच बहुत ज़्यादा अपनानी शुरू कर दी है दिल्ली ने, और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को लेकर के अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो दिल्ली तो देखो प्रैक्टिकल है कि हाँ हमें सबके साथ में रिलेशन अच्छे बनाने हैं, और आज देख भी लो कि सऊदी अरब और ईरान भी एक दूसरे से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली का रिलेशन दोनों के साथ होना कितना फायदेमंद होगा। जबकि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो डीप सीटेड रिलीजियस बिलीफ वाले से लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टाइज में परेशानियों का कारण बनते हैं। क्योंकि इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया पाकिस्तान ने, बट जो एंगेजमेंट है ना इंटरनेशनल लेवल की, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो भी रिलीजियस लोग बैठे हुए हैं वो इस रिश्ते को नॉर्मलाइज नहीं होने देते। डोमेस्टिक आइडियोलॉजिकल जो अपोजिशन है ना पाकिस्तानी रूलिंग रिजीम का, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा अपनी ताकत बनाने में सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो इजराइल के साथ में अपने रिलेशन अच्छे नहीं कर पा रहा। जबकि आप देखो सऊदी अरब, यूएई और ये क्या है, थोड़े थोड़े रिलेशन अपने अच्छे कर रहे हैं। यूएई, बहरीन, कतर, ये हमने देख ही लिया ऑलरेडी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 साल पहले पावर में आए थे ना, तो उन्होंने मतलब अपनी तरफ से बिल्कुल एक दिखावटी वे में प्लान दिया था कि हम कैसे भी करके एक नया इस्लामिक ब्लॉक क्रिएट करेंगे जिसमें पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया होंगे। और इसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आपको पता ही है कि सऊदी अरब ने और जो यूएई है दोनों ने आड़े हाथों ले लिया पाकिस्तान को। अच्छा, इमरान खान से एक कदम आगे निकल गए उनके जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं शाह मसूद कुरैशी, और उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि जो सऊदी अरबिया द्वारा लीड किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, ओआईसी जो है, वो इंडिया को सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है ना कि पाकिस्तान को। जबकि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की कि बोले इस्लामिज़म के हिसाब से वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके कमेंट उन्होंने कर दिए। तो रिजल्ट क्या रहा? सऊदी अरब ने और यूएई, दैट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ज़्यादा देरी नहीं लगाई और पाकिस्तान को झटाक से मतलब एक थप्पड़ मार दिया। बोला कि भाई आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमारे ऊपर बहुत है, आप हमारा लोन रिटर्न करो जो हमने आपको उधार दिया। तो ऐसे में पाकिस्तानी इकोनॉमी पहले से ही डूबी पड़ी थी और रही सही में और झटका लग गया। अबू धाबी मतलब यूएई की कैपिटल, अगर वहाँ से देखें तो पाकिस्तान ऑर्डर क्या निकाल दिए गए कि पाकिस्तान से जो लेबर यूएई में काम करने आती है उनको बैन करो, उनको बंद करो, कम करो। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और झटका लग गया। तब जाकर के पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये आते हैं फ्रंट पे और कैसे जैसे करके गल्फ नेशन के साथ में अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे बाजवा के एफर्ट्स कुछ ऐसे कल्पनेट होते हैं, ऐसे मतलब फल फूलते हैं कि इमरान खान की विजिट होती है सऊदी अरब के अंदर अभी पिछले हफ्ते में, और रिलीजियस आइडियोलॉजी की जो बात आ रही थी, पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं लगातार टर्की और मलेशिया के साथ में मिल करके नया ही रिलीजियस ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा था, वो साइड होकर के और सऊदी अरब को जो कंडेम किया गया था कि हाँ भाई आप कश्मीर मुद्दे के ऊपर इंडिया का साथ क्यों दे रहे हो या इंडिया को क्यों नहीं आप साइड में कर रहे हो। तो ऐसे करके जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी मतलब जो रिजीम के द्वारा, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत भुगतना पड़ा। रिजल्ट क्या रहा कि ये जो पिछली जो विजिट हुई है ना अभी पिछले हफ्ते में इमरान खान की सऊदी अरब में, तो जॉइंट स्टेटमेंट में क्या स्टेटमेंट आया देखो आप कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो कहीं मतलब इंडिया के साथ में अगर पाकिस्तान कोई भी एंगेजमेंट करता है तो उसमें सऊदी अरब पूरा सपोर्ट करेगा, चाहे मुद्दा कश्मीर का ही क्यों ना हो। तो ऐसे में आप देखो कितना ज़्यादा माइल्ड स्टेटमेंट यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
पाकिस्तान की बात करें, सऊदी अरब की, तो ये दोनों का रिलेशन सब कॉन्टिनेंट पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाता है। क्योंकि पहले तो क्या था, एक आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग हो रही थी कि पैन इस्लामिक आइडिया बनाया जाए, पैन अरेबियन या फिर एंटी अमेरिकनिज्म आइडिया चल रहा था कि कैसे भी करके डेमोक्रेटिक इश्यूज जो ना, लिबरल जो थॉट प्रोसेस होता है, लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं, इस्लामिक स्टेट बनाने की ज़रूरत है हमें। तो ऐसे में अभी ये जो आइडियोलॉजी थी ना, वो चेंज हो गई है। अब आइडियोलॉजी पे प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जैसे कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर रिजीम की सिक्योरिटी की कौन सा शासक लंबे समय तक बिना कोई परेशानी के रूलिंग कर सकता है। ये चीज़ें ज़्यादा डोमिनेंट हो गई है आइडियोलॉजिकल इश्यूज के कंपैरिजन में। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपना गियर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी तक जो भी आइडियोलॉजी चलती आ रही थी उनको अभी क्या है, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रिजीम सिक्योरिटी इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसे में अब ज़्यादा फोकस रहता है इन चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें कि मिडिल ईस्ट की अगर डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो देखो, डिज़ाइन करो या ना करो, बट जो रीजन में जितना कुछ भी अभी चेंजेज आ रहा है, उस चेंजेस को ध्यान में रख करके ही दिल्ली और रावलपिंडी, दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान को अपनी टेंशन्स को कंट्रोल करना चाहिए। और वही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अप्रोच देख करके आप देखोगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अक्रॉस में कश्मीर मुद्दे को लेकर के जो फायरिंग हो रही थी, उस फायरिंग को एक बार रोकने की बात की गई है। पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डिबेट में एंगेज करने की बात की कि कैसे भी करके इंडिया के साथ में अब एंगेजमेंट हमें बढ़ानी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाए गए थे, कश्मीर को जो हम एक तरीके से जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था आर्टिकल 370 के अंडर में, वो अब्रोगेट कर दिया गया और कश्मीर को नॉर्मल स्टेट में, यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में बायलैटरल रिलेशन में जो खींचतान हुई ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अब कहीं ना कहीं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एंगेज कर रहे हैं। तो जो मिडिल ईस्ट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला सऊदी अरब है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पुश कर रहा है दोनों कंट्रीज़ को। इसी बीच में यूएसए का विड्रॉ करना अफगानिस्तान से अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आएगा सब कॉन्टिनेंट के लिए, मतलब साउथ एशिया के लिए। चाहे वो दिल्ली हो चाहे रावलपिंडी हो, दोनों को देखो परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वजह चाहे कुछ भी हो। दिल्ली क्यों परेशान होगा? क्योंकि अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो वहाँ पर आप देख सकते हो एक्सट्रीमिज्म फिर से आ जाएगा, तालिबान का रूल फिर से आ जाएगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भी असर दिखाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए चिंता की वजह कि अभी तक तो क्या थी, मिलिट्री की प्रेजेंस थी ना अमेरिका की अफगानिस्तान में, तो उसकी वजह से क्या था, कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे ना तो अमेरिका की रिलायंस कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे बनी हुई थी। अब जैसे ही अमेरिका विड्रॉ कर लेगा अपने ट्रूप्स को, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं इसका असर नहीं पड़ेगा इन पर। मतलब एक तरीके से आप देखो कि पाकिस्तान पर डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जहां पर पाकिस्तान अमेरिका को इंडिया के खिलाफ मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल हो रहा था इतने सालों तक, वो सक्सेस कहीं ना कहीं, वो जो पकड़ थी ना, वो नब्ज छूट जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर रहा है, अपने ट्रूप्स को निकाल रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान पे अमेरिका की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, तो पाकिस्तान अपने सिक्के नहीं चला पाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि तालिबान रिजीम के आने पर कहीं कुछ मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा भी, जिसमें एक तो ट्रांस बॉर्डर जो लिंक्स है ना, कि तालिबान और जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, मतलब साउथ एशियन स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो जितने भी अलग अलग कंट्रीज है, चाहे मालदीव्स की बात करो चाहे बांग्लादेश की बात करो, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं उनका लिंक तालिबान के साथ रहेगा और उनका असर कहीं ना कहीं तालिबान के रिजीम में आते ही हमें भी देखने को मिलेगा। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि मोहम्मद नसीद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उन पर अटैक किया गया, बॉम्ब अटैक किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बनने वाले हैं। फाइनली राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करो तो देखो डेंजर तो कम नहीं है, लगातार बनता रहेगा, और इसका केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, दैट मीन्स केवल और केवल राइजन देते
दैट मीन्स हो गया कि पॉलिटिकल रीजन इसके पीछे ज़्यादा रहने वाला है। चाहे आप देखो इसमें कोई सा भी, इस रीजन की हमने पूरी हिस्ट्री देख ली, अच्छे से समझा पूरा प्रीवियस इस मतलब पूरे आर्टिकल में, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के निकलते हैं इंस्टेबिलिटी तो आएगी। ठीक है, पाकिस्तान में रिलीजियस फोर्सेस पाकिस्तान को लगातार दबाने की कोशिश कर रही हैं। फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इन रिलीजियस फोर्सेस को ध्यान में रख कर ही बनाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे में आज मिडिल ईस्ट हो, चाहे साउथ एशिया हो, चाहे यूरोप हो, कहीं ना कहीं इन सब का देखें तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म के हाथ में अगर पावर चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएंगी, और एक्सट्रीमिस्ट जो भी हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में पावर लेने की पूरी कोशिश भी करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं बच के चलने की ज़रूरत है। अब चलते हैं मैप पे। यह आ गया आपके सामने ग्रेटर मिडिल ईस्ट का मैप। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना शुरू करो इंडिया, यह आ गया पाकिस्तान के साथ में यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की इंटरनेशनल लाइन को बोलते हैं डुरंड लाइन। ओके, इधर आप देख सकते हो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, तो अफगानिस्तान हमारा एक नेबर कंट्री है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा ये वाला जो बड़ा कंट्री है ये है ईरान। ठीक है, इधर आप देख सकते हो ये आ गया इराक, ये देख सकते हो सीरिया की कोस्टल लाइन शेयर हो रही है मेडिटेरेनियन सी के साथ में। ऐसे ही ऊपर देख सकते हो टर्की, इसके नीचे आप देखोगे इधर ये आ गया जॉर्डन की बॉर्डर या फिर कोस्ट लाइन मेडिटेरेनियन सी के साथ में शेयर नहीं हो रही है, ये ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ ऑलरेडी प्रीलिम्स में, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, जॉर्डन की कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रही है मेडिटेरेनियन सी से। इसके अलावा आप देख सकते हो सीरिया के नीचे आ गया ये लेबनान, जो कि एकदम कोस्टल स्टेट है, कोस्टल कंट्री है। ऐसे ही आप देख सकते हो इजराइल में छोटा सा ये सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है पैलेस्टीन। ठीक है, अब पैलेस्टीन में क्या है, मुस्लिम्स हैं, और इजराइल में क्या है, ज्यूज हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसको वेस्टर्न बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेड सी है, मृत सागर जिसको हिंदी में बोलते हैं, डेड सी के ये वेस्ट में आ गया, इसलिए इसको वेस्ट बैंक भी बोल दिया जाता है पैलेस्टीन वाले रीजन में। यहाँ पर एक हॉली सिटी है जिसका नाम है, हॉली सिटी मतलब बहुत पवित्र स्थान, यरूशलम। ठीक है, उसके लिए लड़ाई होती रहती है इजराइल के और पैलेस्टीन के बीच में, क्योंकि दोनों का मानना यह है कि ज्यूज का ओरिजिन भी यरूशलम से ही हुआ है, तो पैलेस्टीन का भी मानना है कि वहीं से इनका ओरिजिन है। इसके अलावा एक छोटी सी यहाँ पे पट्टी दिखाई हुई नहीं है, उसको बोलते हैं गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। ये भी मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती है और पैलेस्टीन के अंडर में आती है, और यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है जिसका नाम है हमास। ठीक है, हमास एक ग्रुप है। तो इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, और नीचे की तरफ आप देख रहे हो इधर इजिप्ट, और इजिप्ट में ये वाला पोर्शन क्या आ जाता है, आप ये देख सकते हो, इसके अंदर सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसको। अभी कल परसों आपने देखा होगा, अभी पिछले महीने की बात है कि जब सुएज कैनाल जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से ज्वाइन करती है, यहाँ पर उस कैनाल के थ्रू एक बड़ा सा एवर गिवन करके एक बड़ा जहाज जा रहा था, वो फंस गया था, राइट, तो वो यहीं पे फंसा था। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर कि ये देखो मिडिल ईस्ट हो गया, जॉर्डन इराक ये हो गया, ये हो गया सऊदी अरब, और इस पूरे वाले पोर्शन को जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको सऊदी पेनिनसुला भी बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला भी बोलते हैं इसको। इधर आप देख सकते हो ओमान, और ये इधर वाला पोर्शन हो गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके अलावा आप देख सकते हो कतर भी है यहीं पर, ये छोटा सा ये रहा, और बहरीन एक आइलैंड कंट्री है यहाँ पर कतर से थोड़ा सा दूर, पर्शियन गल्फ में ही, और ये जो गल्फ है यहाँ पर इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, आप याद रखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और यहाँ पर है एडन, गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं इसको, यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर साउथ में बाब अल मंदेब ये जगह का नाम है। ठीक है, ये लोकेटेड है। इसके अलावा ये रेड सी है ही, और इसके अलावा आप देख सकते हो सुडान है यहाँ पे, सुडान के अलावा ये हो गया लीबिया। तो ऐसे मिला करके इन सबको मिला करके मिडिल ईस्ट बोल दिया जाता है, समझ गए। और ग्रेटर में आप देखोगे ग्रेटर मिडिल ईस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और इंडिया को और ऐड कर दो साथ में। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हो कैस्पियन सी ईरान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कैस्पियन सी की अगर बात आए तो आप देखोगे किटार, KITAR, दैट मीन्स कजाकिस्तान, दैट इज दिस वन, ये है कजाकिस्तान। वन सेकेंड, यस, ये है कजाकिस्तान। फिर आ गया ईरान, फिर आ गया तुर्कमेनिस्तान,
फिर आ गया अजरबैजान और ये है रशिया। ऐसे करके किटार करके ये कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी के साथ में अपनी कोस्टल रीजन को शेयर करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर ब्लैक सी देख सकते हो। ब्लैक सी में अगर आप नोटिस करो तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले इधर ये देख सकते हो रशिया, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर यूक्रेन, और ये वाला रीजन है जो रशिया ने हड़प लिया था, क्रीमिया, जिसकी बात मैं बार बार करता रहता हूँ कि क्रीमिया को 2014 में रशिया ने हड़प लिया था यूक्रेन से। ऐसे चलते हैं G8 ग्रुप जो था वो G7 बन गया था। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, इधर आप टर्की देख ही रहे हो, और वेस्ट वाले ये कंट्रीज आप देख सकते हो, एक तो रोमानिया है, मुझे ध्यान जहाँ तक आ रहा है आप एक बार खुद से देख लोगे। ठीक है, तो ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्रीज की बॉर्डर शेयर हो रही है वो देख लोगे आप। ओके, इधर हमने देख ही लिया सारा, कुछ और बच नहीं रहा। ये ओमान आप देख सकते हो। एक चीज जरूर ध्यान रखोगे आप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कौन कौन से कंट्रीज के बीच में है। तो ऊपर तो देखो ईरान है, और नीचे ये छोटी सी टिप आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये ओमान की ही है। तो ऐसे में ओमान और ईरान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और ये यमन है ही जिसकी मैंने अभी बात की थी, हौती रिबेलियन और वो सारा मुद्दा, और ये यहाँ पर अरेबियन सी आप देख ही पा रहे हो। तो ऐसे में हमने पूरा यहाँ पे मैप देख लिया, आपके सामने एकदम क्लीन स्क्रीन है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ए गाइडिंग फोर्स। इस आर्टिकल में बताया गया है चंद्रकांत लहरिया के द्वारा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 मेंबर्स की एक नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश की गई है, जिसका काम क्या है कि कैसे भी करके अभी जो प्रॉब्लम चल रही है मेडिकल हेल्थ इशू की बात करें, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, ड्रग सप्लाई, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें मिलकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण बन रही हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है 12 मेंबर्स की। ओके, इस टास्क फोर्स में आप देखोगे नीति आयोग के मेंबर्स भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मेंबर भी हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन के अलग अलग सिस्टम के लोग हैं, जिसमें ओवरऑल देखोगे तो 2 तो सरकारी लोग हो गए, और बाकी बचे हुए 10 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लिनिशियंस हैं। दैट मीन्स अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। चाहे वो आप देखोगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करो, आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ऐसे ही आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स के जो मेंबर्स हैं वो भी हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन हुआ है। और काम क्या करेगी ये जो टास्क फोर्स है कि कैसे भी करके क्रिटिकल केयर को हम कैसे तैयार करें आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने में, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये ही पैंडेमिक दोबारा से थर्ड वेव के तौर पे आ जाए, और आने के चांसेस पूरे हैं। और इसके अलावा कोई दूसरी पैंडेमिक भी आती है तो हम कैसे उस पैंडेमिक से बचेंगे। इन्फेक्टियस डिजीज़ में भी मॉडलिंग करी जाएगी। इसके अलावा क्लिनिकल जो वायरोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, उस पर भी काम किया जाएगा। एपिडेमियोलॉजी या पब्लिक हेल्थ पर भी प्लानिंग की जाएगी। तो ओवरऑल इस टास्क फोर्स का बहुत ज़्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करना है, और ओवरऑल इनको 12 पॉइंट दिए गए हैं टर्म ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। दैट मीन्स ऐसे 12 मुद्दे बोले गए हैं जिनके ऊपर इस नेशनल टास्क फोर्स को ध्यान रख करके काम करना होगा, और जिसमें से 5 पॉइंट तो ऐसे हैं जो केवल और केवल ऑक्सीजन से ओरिएंटेड हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए जो आज शॉर्टेज देखने को मिल रही है ना उसके लिए। और बचे हुए ये कितने हो गए अपने 5 पॉइंट। फिर 7 पॉइंट्स की अगर बात करें तो उन 7 पॉइंट्स में बची हुई प्लानिंग जो होगी वो रेमेडियल मेजर्स के लिए किए जाएंगे, कि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आती है तो कैसे काम किया जाएगा। आज प्रेजेंट में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका फ्यूचर में अप्लाई कैसे किया जाए, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि असेंशियल ड्रग्स की सप्लाई कैसे इंश्योर हो, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर हो, इस पर काम किया जाएगा। तो ओवरऑल बात क्या हो गई, 12 मेंबर्स की कमेटी, ये जो नेशनल टास्क फोर्स है जो कि अलग अलग डोमेन से अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और उनको काम करना है 12 डोमेन्स में ही। ठीक है, और ये जो नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया गया है इसको अगले 6 महीने तक का एक बार टेन्योर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप प्लान करो। तो कहने का मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अभी हमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है तो केवल अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लान क्रिएट कर दो और काम पे लग जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो कि जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स हमें सेकेंड वेव में देना था वो हम नहीं दे पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
पॉलिसी डिसीजन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि अभी तक तो क्या कहा जाता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं टेक्नो ब्यूरोक्रेट्स बैठ करके और बातचीत करके डिसाइड कर लेते हैं, बट रियल में जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए केवल ब्यूरोक्रेटिक या टेक्नो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते हो, आपको कुछ डाइवर्सिफाइड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो ड्रग सप्लाई की बात करो, चाहे एसेंशियल मेडिकेशन की बात करो, हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं टर्म ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड किया गया है, जो कि 12 पॉइंट दिए गए ना टर्म ऑफ रेफरेंस के, उन 12 पॉइंट्स में इन पे काम किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो कि हमने चारों तरफ देखी, चाहे वो अब प्लानिंग की बात करो या फिर प्रोक्योरमेंट में डिले की बात करो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो कमियां थी उनकी बात करो, तो उनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी तक अगर देखी जाए तो मेडिसिन सप्लाई की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं फोकस किस पे किया जा रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी है, मतलब पहले से प्री प्लानिंग नहीं रही है कि अभी कहाँ पर आग लग गई वहाँ पर अब कुआं खोदो, ऐसी प्लानिंग देखने को मिली है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो देखी गई वो क्या थी, मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई में कमी है वो एक्यूट है, दैट मीन्स अभी इमीडिएट ज़रूरत आ रही है। एक तो ये क्योंकि अचानक से बहुत सारे केसेज आने लग गए इसके चलते, और दूसरा कि मेडिसिन को परचेज करना, ठीक है, मेडिसिन को परचेज करना, अगर लोग परचेज करना चाहे तो देखो वो प्राइवेट सेक्टर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन को भी परचेज कर सकते हैं, बट वो वहाँ पर भी शॉर्टेज आ रही है। कहने का मतलब कि अगर जो कैपेबल लोग हैं वो भी चाह कर भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में एक्यूट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो तमिलनाडु एक ऐसा, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा जब भी लिखो ना कोविड-19 से रिलेटेड तो ये काम आ जाएगा आपके। तमिलनाडु का एग्जाम्पल वो कुछ ऐसा है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे तमिलनाडु के मॉडल की। तो तमिलनाडु ने देखो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन स्टैब्लिश कर दिया था 1994 में, और इसकी रिजल्ट क्या है कि आज पेंडेमिक के टाइम पे सबसे अच्छा अगर सप्लाई मैनेजमेंट देखोगे ना मेडिकल सिस्टम में, तो वो तमिलनाडु का ही कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है। तमिलनाडु को देख करके पिछले कई सालों में कुछ दूसरे स्टेट्स ने भी अपनी मेडिकल प्रोक्योरमेंट और सप्लाई कॉरपोरेशन सिस्टम स्टैब्लिश किए, बट आप देखोगे मतलब खरीदारी करना और उसको तैयार रखना वार फुटिंग के ऊपर कि हाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे भी करके मेडिकल इमरजेंसी को हम टैकल कर लेंगे, पर वो फेल हो गई। मतलब सफिशिएंट प्लानिंग नहीं थी, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी थी। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख करके मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन तमिलनाडु ने तैयार की थी, और तमिलनाडु आज बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पा रहा है। इसके अलावा आपने बहुत सारी स्कीम्स का नाम भी सुना होगा जिसमें कि फ्री में मेडिकल मतलब मेडिकल सपोर्ट देने की बात की, मेडिसिन फ्री में देने की बात की है, बट वो भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे गई है। तो ऐसे में प्लानिंग करना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, दोनों में रात दिन का अंतर है, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। क्योंकि फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराने के लिए जो स्कीम्स तैयार की गई हैं उनके होने के बावजूद भी हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत देखने को मिल रहा है कि आज हेल्थ केयर की जब बात की जाए तो लोग अपनी इनकम का 30 से 40% हिस्सा तो केवल और केवल हेल्थ केयर के ऊपर खर्च कर देते हैं। इसके अलावा आज ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ जाना ये तो और भी सिचुएशन को ग्रेव बना चुकी है। तो ऐसे में कि एक तरफ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाहर आप देखो कि कितनी सारी प्राइवेट मेडिकल शॉप्स आपको देखने को मिलती है, जो मेडिकल शॉप्स हैं बहुत देखने को मिलती है, तो वो सर्वाइव कर रही हैं। दैट मीन्स वहाँ से परचेजिंग बहुत हो रही है मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की या ड्रग्स की। तो ऐसे में आप एक तरफ तो फ्री में मेडिसिन अवेल कराने की बात करते हो, तो दूसरी तरफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर ही प्राइवेट मेडिकल शॉप्स आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में वॉल्यूम का भी पता पड़ता है कि वाकई में कितना ज़्यादा लोग जो हैं अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके फिर बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल कर पा रहे हैं। और सेम चीज़ आप कहीं ना कहीं मेडिकल ऑक्सीजन के टाइम पे भी देख पा रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नेशनल टास्क फोर्स को टारगेट दी है, और चैलेंजेस भी देखो बहुत रहेंगे, क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स को ये अभी काम दिया गया है ना। देखो वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड एक्सपर्टाइज लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है कि अब उनको क्लिनिकल मैटर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन सप्लाई को भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में मेडिकल प्रोक्योरमेंट और सप्लाई दोनों को सही से इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा फ्री मेडिसिन या डायग्नोस्टिक्स का जो अरेंजमेंट है कि बीमारी क्या है उसके बारे में पता करना, उसके लिए भी प्लान करना ज़रूरी है। हेल्थ और एमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स की अगर बात की जाए, इनके लिए भी प्लान करना है। एक जो सबसे मुद्दा है बड़ा वो ये
कि अभी जो पेंडेमिक के लिए प्लान किया जाएगा, इस नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा काम किया जाएगा, वो केवल और केवल मेडिकल सेंटर नहीं होनी चाहिए, मेडिकलाइज्ड केयर सिस्टम पर ध्यान ना दें, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कितना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस आ चुका है फैमिलीज़ में, इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ये टास्क फोर्स जो है वो इतना ऐसा ही काम करके ना रह जाए कि हाँ भाई दवाइयों की इस तरीके से सप्लाई कर दो, वैक्सीन की ऐसे कर दो और ऑक्सीजन की ऐसे कर दो। इसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस है, इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तब जा कर के ये डाइवर्सिफाइड मैनर में इस पेंडेमिक की जो असर है ना, जो डिजास्टर या जो आप कह सकते हो जो हैवोक आया है, जो जितनी समस्या आई है, उस समस्या को आप टैकल कर पाओगे। मतलब एक वेल बैलेंस्ड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के इस पेंडेमिक या फिर इस एपिडेमिक को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस की हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ये बता ही चुका हूँ कि केवल 2 ऐसे बंदे हैं जो गवर्नमेंट के हैं या फिर एक्स ऑफिशियल्स हैं, बाकी रिमेनिंग 10 बंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे एक्सपर्ट हैं अपने अपने डोमेन के, तो काम अच्छे से होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार। नेक्स्ट आर्टिकल पेंडेमिक को लेकर गई, इसमें बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक रिसर्च की गई है और उस रिसर्च में ये पता पड़ा है कि लगभग जितना केस बर्डन है उससे बहुत कम एक्चुअल में रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब ये हो गया कि जहां पर फ्यूनरल के लिए जो डेड बॉडीज आई हुई है उनका काउंट किया और दूसरी तरफ आपके पास में जो डेटा अवेलेबल है उसका डेटा काउंट किया, दोनों के बीच में मिसमैच देखने को मिला। तो ये डेटा डिस्क्रिपेंसी है ना, ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लान करना चाहते हो। सेकंड वेव का रूरल एरिया में इतना ज़्यादा फैल जाना कि जिसके चलते डेथ जो है वो 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अगर डेटा डिस्क्रिपेंसीज अगर हम लेकर के आएंगे तो आगे की फ्यूचर जो वेव्स हैं, फ्यूचर पेंडेमिक के लिए हम कैसे प्लान कर पाएंगे। तो डेटा एक्यूरेसी के ऊपर यहाँ पे सीधा हिट किया जा रहा है एडिटर के द्वारा, पहली बात। दूसरा, एक जो मिथ थी कि भाई ये बीमारी तो केवल अर्बन एरियाज में फैली हुई है, ये मिथ भी बहुत बुरे तरीके से टूट रहा है अभी, क्योंकि अब की बार लगभग 48 मतलब आप देखो 50% के लगभग जो डेथ्स हो रही हैं वो गांवों से आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है ना, पीएचसीज जो हैं हमारी, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियसली आर्टिकल्स भी बहुत देखे हैं कि गांव का अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता तो आज सिटीज़ में ये जो डेथ्स का बर्डन है, केसेस का बर्डन है, ये इतना नहीं होता, क्योंकि शुरुआती सिम्टम्स पर ही उनको ट्रीटमेंट दे दिया जाता। आज महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वहाँ पर आप देखोगे गाँव में 10,000 लोगों पर केवल 2 हॉस्पिटल बेड्स हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, एक तरफ तो आप आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स चला रहे हो जिसमें फ्री में लोगों को ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आपके पास में हॉस्पिटल्स में बेड्स ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी स्कीम्स का। तो सीधा पॉइंट क्या है कि भाई स्कीम्स तो आप लेकर के आ रहे हो पर ग्राउंड वर्किंग आपके पास में नहीं है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए गाँव की, तब जाकर के ये बीमारी का इतना जो बेस बढ़ता चला जा रहा है ना, इस बेस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करो, केरला की बात करो, इन्होंने तो देखो रोबस्ट डेटा पे काम किया है और उसका रिजल्ट उनको मिल भी रहा है। बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको भी इनसे लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट की ही मशीनरी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ को ज़्यादा ध्यान रखती है। ठीक है, तो ऐसे में अलग अलग स्टेट्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रॉपर्ली डेटा कलेक्शन होना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिपेंसीज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे में आज डिस्कशन थोड़ा लेंदी रहा बट बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।